हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। लास्ट वीक में हमने श्री उपदेशामृत से जो लास्ट 10वां और 11वां श्लोक था वो लिया था। अभी हम आज एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेने वाले हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप लोगों को लगेगा कि सत्संग में स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों ले रहे हैं। तो जो भी गृहस्थ भक्त हैं तो उनको भक्ति के साथ साथ गृहस्थी, जॉब और बाकी काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं। तो वो चीज़ों को संभालते हुए उनको काफ़ी और लोगों के संपर्क में भी आना पड़ता है और काफ़ी लोगों के साथ काम करना पड़ता है। तो कभी ना कभी जीवन में वो तनाव का अनुभव करते ही हैं। तो एक एक करके हम ये उसके एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो जनरली ये सेमिनार 2 घंटे का रहता है, लेकिन हम 1-8 घंटे के अंदर उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जितना हो सकेगा उतना हम इंटरेक्टिव रखेंगे। सो कोई भी सेमिनार रहता है तो उसके कुछ एम्स रहते हैं। तो जो ये सेमिनार है उसके एम्स 3 है। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है एनालिसिस और तीसरा है एक्शन। तो सबसे तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है। दूसरा है कि स्ट्रेस क्या एक सीरियस प्रॉब्लम है या कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है। दूसरी बात है एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें स्ट्रेस देती हैं, यानी कि स्ट्रेसर्स कौन कौन से हैं और उसके इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। और फिर देखेंगे कि स्ट्रेस का मैकेनिज्म क्या है। मन के अंदर स्ट्रेस आता है तो शरीर पे कैसे अफेक्ट करता है, और शरीर के ऊपर स्ट्रेस है तो मन के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है। और फिर एक्शन मतलब सॉल्यूशन, तो हम वर्क प्लेस पे कैसे कर सकते हैं। जीवन के 4 पहलू, 4 पैराडाइम्स क्या है, और स्पिरिचुअल क्वेश्चन कैसे डेवलप करना है। तो ये चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पूछूंगा कि आपके लिए स्ट्रेस क्या है। तो पहले माता जी बताएंगे पीछे से। आप बताइए माता जी, आपके लिए स्ट्रेस क्या है। कब आप तनाव फील करते हैं। क्या बच्चा खाना नहीं खा रहा है। तो जैसे माता जी को कैसा है कि बच्चे खाते नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हैं, टाइम पे उठते नहीं है, टाइम पे सोते नहीं है, तो वैसे स्ट्रेस रहते हैं। आप बताइए माता जी, आपको क्या स्ट्रेस है। सब माता जी को, बस माता जी को वही स्ट्रेस है। कुछ जो अगर जॉब कर रहे हैं लेडीज तो उनको जॉब भी देखना है, घर के बच्चों का भी ध्यान रखना है। प्रभु जी आप बताइए, आपको क्या स्ट्रेस रहता है, कब रहता है। कोई टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो कोई समय मर्यादा में कोई कार्य करना है और वो समय मर्यादा में आप नहीं कर पाते हैं। आप बताइए प्रभु जी, आपको कब स्ट्रेस रहता है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप बताइए आपको क्या स्ट्रेस रहता है, कैसे रहता है। जॉब नहीं रहता, मतलब अभी कभी लोड ज़्यादा है और जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड मिल जाता है। तो जैसे जो उनका जो लिमिट है उससे बाहर का अगर काम, अनरियलिस्टिक टारगेट्स मिल जाते हैं तो होता है। आपको स्ट्रेस कब रहता है प्रभु। मेरी तो जनरल स्टोर है और उसके अलावा भी भक्ति भी करनी है। जब भक्ति नहीं कर पाते हैं और 10 काम इकट्ठा हो जाता तो है। जैसे भौतिक और आध्यात्मिक प्रायोरिटीज में प्रॉब्लम आते हैं तब स्ट्रेस आ जाता है। तो वैसे स्ट्रेस हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। एक चीज़ किसी के लिए स्ट्रेस है वो दूसरे के लिए स्ट्रेस नहीं है। जैसे अभी मानसून का सीज़न है, अभी डेंगू, मलेरिया सारे केसेस बढ़ रहे हैं, तो वे लोगों के लिए स्ट्रेस है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए स्ट्रेस नहीं है वो, क्योंकि अभी वो खाली बैठे थे ना, तो अभी उनको पेशेंट्स मिल रहे हैं। अभी आप दीपावली में जाएंगे तो अभी मिठाइयाँ खाएंगे, उसके बाद दांत खराब हो जाएंगे, तो फिर डेंटिस्ट के लिए तो वो स्ट्रेस नहीं है, हमारे लिए स्ट्रेस रहेगा। तो किसी एक के लिए स्ट्रेस रहेगा तो दूसरे के लिए स्ट्रेस नहीं भी हो सकता है। तो स्ट्रेस ऐसा कोई मानसिक या इमोशनल स्ट्रेन है या सस्पेंस है। जैसे अभी कोई एक ब्लास्ट का आवाज़ आ गया तो क्या हो सकता है, आपको बताएंगे क्या हो सकता है। ब्लास्ट का आवाज़ आ गया, वो बड़ा सा बम जैसा आवाज़ आ गया तो क्या हो सकता है। देखेंगे हम कहाँ हुआ है। नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या, यहाँ से आप बाहर नहीं जाए तो पहले क्या विचार आएगा आपको, क्या क्या हो सकता है। ट्रांसफार्मर फट गया हो, और टायर ब्लास्ट हो गया हो, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया हो, या बम ब्लास्ट भी हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम बाहर जाके देखते हैं कि अरे कोई बात नहीं है, एक बलून ही फटा है बस, तो हमारा क्या स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाता है। तो सस्पेंस रहता है, उससे भी स्ट्रेस बढ़ सकता है। या कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ है जो हमें चिंता देती है या इमोशनल टेंशन देती है, तो ये हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है। जैसे मैं आईसीयू में काम करता हूँ,
तो अभी वहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स रहते हैं। तो अगर समाधान हमारे हाथ में है तो वो स्ट्रेस नहीं आता है, लेकिन अगर समाधान हमारे हाथ में नहीं है तो फिर स्ट्रेस आता है कि इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जहाँ पे सॉल्यूशन आपके साथ में है वहाँ पे स्ट्रेस नहीं आएगा। तो इसकी ज़रूरत क्या है? तो आप देखेंगे, गूगल करेंगे, स्ट्रेस शब्द डालेंगे तो 4 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, और 2 में से 1 हार्ट अटैक स्ट्रेस की वजह से यूएस में होता है। इंडिया में देखेंगे तो 40% जो टीनेज है उनको सीवियर एंग्जाइटी है। 40%, मतलब पहले इतना नहीं रहता था, वो बढ़ रहा है अभी। और अभी यंग बच्चों में भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा है। एकेडमिक प्रेशर्स हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं है, बच्चों को पहले से कॉम्पिटिटिव तरीके से ट्रेन किया जा रहा है, और इसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म है वो बच्चों को एडल्ट जब होंगे तब उनके अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, सो स्ट्रेसर्स क्या है? तो कोई भी स्टिमुलस है जो हमारे ऑर्गेनिज्म को स्ट्रेस देता है तो 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हैं फिजिकल या एनवायरमेंटल। सो फिजिकल क्या क्या है? कोई दर्द है, पेन। जब हम बीमार होते हैं तो स्ट्रेस आता है बॉडी में, मन में भी स्ट्रेस आता है। ब्राइट लाइट, ड्राइव कर रहे हैं, सामने से लाइट आ रही है, कोई नॉइस, हमको रेस्ट करना है और बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है, अच्छी क्वालिटी का खाना प्राप्त नहीं हो रहा है, कहीं बाहर गए खाना नहीं मिल रहा है तो उससे भी स्ट्रेस आता है। हवा की क्वालिटी, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, अभी वाटर क्वालिटी बिगड़ रही है। हाउसिंग स्टैंडर्ड्स, हम अपने अच्छे घर में रह रहे हैं लेकिन मैं अभी आ रहा था रोड से तो काफ़ी ऐसे झोंपड़पट्टी है तो वहाँ पे पानी भर गया था, तो वहाँ पे नेचुरली सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। हेल्थ इश्यूज़ हैं, फ्रीडम, मोबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें हैं वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमको देती है। सोशल चेंजेस में हम देखेंगे तो सोशल डिफीट, मतलब ऊंच नीच का जो भेदभाव रहता है, तो जो गांव में पहले लोग रहते थे उन्होंने काफ़ी वो फेस किया था। फिर रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स, तो हर एक रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आजकल हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी लोग सहनशीलता नहीं है उतनी जितनी पहले थी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। डिसेप्शन, जो नहीं है वैसा दिखावा करना, मतलब अपने पैसे नहीं है लेकिन लोन लेके भी लोग सोसाइटी में दिखाने के लिए, एक स्टैंडर्ड शादी ब्याह है तो उसमें खर्चा ज़्यादा करते हैं, करना ही पड़ेगा, लोग क्या बोलेंगे। तो आप दीवाला फूंक दोगे तभी तो बोलेंगे ना कि ये नहीं करना चाहिए था, तो उससे अच्छा मत करो ना, आपका लेवल है। वो लोन लेके ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ज़्यादातर लोग करते हैं आजकल, वो नहीं करना। सिंपल से करो। पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग? सिंपल तरीके से करते थे। फिर बर्थ एंड डेथ, तो जो बच्चे का बर्थ होता है तो घर में एक व्यक्ति और आता है तो उसकी जिम्मेदारी भी लोगों के ऊपर आती है। घर में डेथ होता है तो जो एक व्यक्ति चला गया है तो वो एक घर का ऐसा सदस्य था जिससे सब लोग जुड़े हुए थे, तो वो जैसे वो हमको छोड़ के जाता है तो भी वो स्ट्रेस आता है लोगों को। मैरिज, नई जिम्मेदारियाँ आती है। डाइवोर्स, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस देती ही है। तीसरी चीज़ है नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस, तो गरीबी। तो अभी देखेंगे भारत और काफ़ी और विकासशील देशों में या और देशों में काफ़ी लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अभी सभी के पास डिग्री है, स्किल्स कम लोगों के पास है। तो अभी लीजिए मोदी जी क्या कर रहे हैं कि आप स्किल बिल्टअप कीजिए। अभी आप बड़े इंजीनियर बन जाएंगे तो कई बार इंजीनियर्स को कुछ नहीं आता है, वो उससे अच्छा वो ITI वाला है उसको बोलेंगे तो कर लेगा, क्योंकि क्या है वो थियोरेटिकल ज़्यादा पढ़े। तो स्किल्स डेवलप होना भी पैरेलल जरूरी है। फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वो सब करते रहते। परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है कि अभी इतना काम करना है मुझे। एग्ज़ाम्स आते रहते हैं बच्चों को। अभी पहले हमारे क्या साल में 2 एग्ज़ाम आती थी, फिर बाद में साल में 3 एग्ज़ाम आने लगी। अभी हर महीने में 2 एग्ज़ाम रहती है बच्चों को, राइट? ऐसा है कि नहीं? तो उसका स्ट्रेस किसके ऊपर आता है? मम्मी के ऊपर आता है ज़्यादा, पेरेंट्स तो बाद में। हाँ, फिर मम्मी स्ट्रेस नहीं ले पाती तो वो स्ट्रेस ट्रांसफर पापा के ऊपर हो जाता है, तो फिर पेरेंट्स पे आ जाता है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट डेडलाइंस है। फिर सबसे बड़ा जो स्ट्रेसर है वो अनसर्टेनिटी है लाइफ में। क्या होगा, कल क्या होगा, आज क्या होगा, तो अनसर्टेन है लोग। तो उसकी वजह से अभी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसी हालत है, कंफ्यूज है वो बंदा। तो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो स्ट्रेस में रह रहे हैं।
लॉन्ग वर्किंग आवर्स, दैट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज। अभी लोगों को देखेंगे तो ऐसे बोला जाता है कि 8 घंटे के आसपास काम आइडियली अच्छे से क्वालिटी में कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप काम करते हैं तो क्या होता है, फिर वो क्वालिटी नहीं आता है। लेकिन आजकल क्या, इन द नेम ऑफ सोफिस्टिकेशन एंड एवरीथिंग, टारगेट्स अचीव करना है, आगे बढ़ना है, ऐसे करके वो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, और एब्रॉड जो जाते हैं वो ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो 14 आवर्स 18 आवर्स तक भी लोग काम करते हैं, तो उससे भी स्ट्रेस आता है। फिर पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसी हालत है, अर्जेंसी, बिटिंग द डेडलाइंस। अभी डेडलाइन मतलब अगर ये समय मर्यादा में आपने नहीं किया तो आप गए, क्या तो आपको फायर कर दिया जाएगा या फिर आपको कुछ टिकट दिया जाएगा कि अभी मेमो देते हैं वो कि आपने कंप्लीट नहीं किया टास्क, आप एफिशिएंट नहीं हो। तो ये सब चीज़ों से स्ट्रेस बढ़ता है। उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग। अभी जैसे कुछ लोग रहते हैं कि जो मैथ्स में भी अच्छे रहेंगे, साइंस में भी अच्छे रहेंगे, ड्राइंग में भी अच्छे रहेंगे, म्यूजिक में भी अच्छे रहेंगे, लेकिन सारे लोग तो ऐसे नहीं रहेंगे। वैसे काम की जगह पे क्या होता है, कोई कंप्यूटर में अच्छा रह सकता है, कोई कम्युनिकेशन में अच्छा रह सकता है, कोई ह्यूमन रिसोर्स में अच्छा रह सकता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति तो सारे काम अच्छे नहीं कर सकते। लेकिन जब हम जैसे कई माता जी से एक्सपेक्ट करते हैं, अरे वो बच्चों को अच्छे से संभाल लेते हैं, सीखो उनसे कुछ। अरे हर एक पति ऐसा थोड़ी रहेगा। अभी कुछ लेडीज जॉब के साथ भी घर का देख लेते हैं, कुछ लेडीज घर का भी अकेले से नहीं देख सकती हैं, तो सबका लेवल अलग अलग रहता है। तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मल्टीटास्किंग सभी लोग नहीं कर सकते, तो वो हमें पहले स्वीकार कर लेना चाहिए और कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। फिर आगे देखेंगे अनहेल्दी कंपटीशन। अनहेल्दी का मतलब क्या है कि समझो मुझे मेरा माल बेचना है, तो अभी ऐसे एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने नया स्टोर चालू किया, तो उसने ऐड लिखा कि भाई घी 500 रुपये के जी, तो सामने किसी ने लिखा कि घी 400 रुपये के जी, तो उसने लिख दिया 300 रुपये के जी। अभी उसको उससे उतना तो सस्ता मिलता नहीं है, तो फिर वो एक दिन जाके पूछा कि आप इतना सस्ता कैसे दे सकते हो, मैंने लिखा है, मैं कहाँ बेच रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? तो उसको कॉम्पीट करने के अंदर उसने लॉस कर दिया आपने। तो ऐसे लोग अभी बिजनेस में ऐसा काफ़ी, जो मोबाइल कंपनीज है तो वो कंपटीशन में अपने कस्टमर्स बढ़ाने में काफ़ी लॉस कर चुकी है। जितने में आपको कोई चीज़ मिल रही है उससे कम में आप कैसे दे सकते हो, थोड़ा तो आपको उसका खर्चा निकालना पड़ेगा। तो अनहेल्दी कंपटीशन नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वर्क प्लेस पे देखेंगे या फिर घर पे देखेंगे, तो सारे संबंधों में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लोग एक दूसरे को समझते नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर आगे देखेंगे कि अनरियलिस्टिक टारगेट्स। अभी कोई व्यक्ति है जिसका कैपेसिटी है 70%, तो वो मेहनत करेगा तो 75-80% ला सकता है, लेकिन किसी का लेवल है 40-45% का और उसको हम बोलेंगे कि तुमको 90% लाना है, तो वो अनरियलिस्टिक हो जाता है। तो हर एक का कैपेसिटी रहता है, तो वो कैपेसिटी से 10-20% वो धीरे धीरे आगे जा सकता है, लेकिन आप इमीडिएटली उसको कोई चीज़ अनरियलिस्टिक बोलेंगे तो वो नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो इरेगुलर हैबिट्स। तो आजकल लोगों का क्या, जॉब टाइमिंग बदलता रहता है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट रहते हैं, खाना पीने का टाइमिंग भी रोज बदलता रहता है, सोने का टाइमिंग भी बदलता रहता है। तो ये सब उसकी वजह से इरेगुलर हैबिट्स होती हैं, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये हमने देखे कि व्हाट आर द कॉजेज। तो कॉजेज हमने देखा ब्रॉडली 3 प्रकार के कॉजेज हैं। सबसे पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, दूसरा है सोशल है और तीसरा है अदर फैक्टर्स है। अभी देखते हैं इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो जो इफेक्ट्स हैं, अगर जितना हमें स्ट्रेस चाहिए उतना स्ट्रेस है तो उसको क्या बोलते हैं, यू स्ट्रेस। कितने लोग मानते हैं कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना जरूरी है? जरूरी है कि नहीं? थोड़ा तो होना चाहिए ना। सुबह उठे उतना तो होना चाहिए ना, उठेंगे नहीं है तो सोते रहेंगे हम। तो उतना स्ट्रेस कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं, यू स्ट्रेस बोलते हैं, ऑप्टिमम। और डिस्ट्रेस किसको बोलते हैं, कि जो आपको शायद हाइपर एक्टिव बना दे, नींद ही ना आए या डिप्रेस कर दे, फिर सोते रहो। होता है ना काफी लोग एग्जाम के टाइम पे क्या नींद ही नहीं आती है। अनुभव है किसी को ऐसा? नींद नहीं आती, काफी ऐसे आपके फ्रेंड्स रहेंगे। और या फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोते रहते हैं, जागते नहीं है, तो वैसा भी होता है।
इफेक्ट्स में देखेंगे तो 4 प्रकार के इफेक्ट्स हैं, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। तो फिजिकल्स मतलब आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा है, इमोशंस मतलब आप क्या फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, बिहेवियरल मतलब आप क्या करते हैं दूसरे लोगों के साथ, और कॉग्निटिव मतलब आपका एटीट्यूड कैसा हो जाता है। तो ये एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है फिजिकल सिम्टम्स। तो यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि आप बीमार हो जाते हैं, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका इम्यूनिटी डाउन होता है। तो इसीलिए जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं ना, वो ज़्यादा बीमार होते हैं। या उससे उल्टा भी देख सकते हैं कि जो लोग ज़्यादा बीमार हुए तो आप रूट कोज देखेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक शारीरिक स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं। सो यूएस में बताया गया कि 50% कार्डियक अरेस्ट है वो स्ट्रेस रिलेटेड है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है। अभी इंडिया इज नो बिहाइंड, इंडिया भी वहीं पे हम गति कर रहे हैं। तो क्या क्या हो रहा है उसकी वजह से, स्टीफ नेक, बैक एक हो रहा है, शुरुआत वैसे ही होती है, हेडेक, फटीग, गैस्ट्रिक अल्सर क्योंकि आप टाइम पे खाना नहीं खाते हो, कुछ भी खाना खा लेते हो, इंडाइजेशन या डायरिया हो जाता है, ज़्यादा विचार करते रहते हैं तो वो बॉडी हैबिट्स डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, नोजिया, डिजीनेस, चेस्ट पेन, हार्ट बीट बढ़ जाता है। फिर फीमेल से तो उनके पीरियड्स ही रेगुलर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस बढ़ रहा है। इमोशनल देखेंगे तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति होती है। तो एसी में रहेगा तो भी पसीना आ रहा है, ऐसे देखा है कुछ लोगों का। तो मैं आज आपकी सरप्राइज एग्जाम ले लूँ कि अभी जो लास्ट कोर्स हमने अटेंड किया है श्री उपदेशामृत, तो आप सब कॉपी में आपको श्लोक लिखना है, उसका अनुवाद लिखना है। तो फिर वो ऐसी कुछ स्थिति होती है, इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हैं। इमोशनल क्या क्या होता है, मूडी हो जाते हैं, इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, गुस्सा आता है, एजिटेशन, रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, ओवरवेल्म, अंदर एकदम बहुत ज़्यादा इमोशंस आने लगते हैं, अकेले हो जाते हैं, आइसोलेशन में जाने का इच्छा हो जाती है, और डिप्रेशन में या जनरलाइज अनहैप्पीनेस, उनको जो पसंद है वो चीज़ भी देते हैं तो उनको खुशी मिलती नहीं है। बिहेवियर में क्या आता है, देखा है कुछ लोग नेल बाइटिंग करते हैं, बच्चों में ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से करते हैं, या फिर ओवर ईटिंग हो जाता है। कुछ लोग क्या, एग्जाम का टाइम रहता है तो वो जागते हैं, पढ़ाई कम होती है, खाना ज़्यादा होता है। अनुभव हुआ रहेगा आपको भी। बिहेवियर में क्या देखेंगे, खाना ज़्यादा या कम हो जाता है, सोना कम या ज़्यादा हो जाता है, अपने आप को दूसरों लोगों से वो अलग कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निगलेक्ट करना चालू कर देते हैं। कुछ लोग अल्कोहल, सिगरेट्स का सहारा ले लेते हैं, या फिर नर्वस हैबिट जैसे नेल बाइटिंग, वो सब करते हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स देखेंगे हम तो उसमें हम देख सकते हैं कि मेमोरी प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जजमेंट अच्छे से नहीं ले सकते हैं, अगर वो ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सीडेंट कर देंगे, नेगेटिव थॉट्स, पेसिमिस्टिक थॉट्स आने लगते हैं, एंग्शियस, कांस्टेंट चिंता है, तो ये सारी चीज़ें उनको आने लगती है। तो ये हो गए हमारे उसके इफेक्ट्स। अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो हरे कृष्णा, बैठ जाइए। हाँ, तो हमारे बॉडी में जब भी स्ट्रेस आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से सामना कर लेते हैं या उसमें से निकलने का प्रयास करते हैं। आइदर वी फाइट और वी टेक फ्लाइट। 9-2-11। सो फाइट का मतलब क्या है कि आपको बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो बॉडी में एड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन रहता है, जो एड्रेनालिन आपको परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार करता है। तो तब हम जब स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे हम कहीं पे बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं और एकदम पतली जगह से एकदम से निकल जाते हैं, तो बॉडी में ऐसे फीलिंग आता है कि नहीं, तो वो एड्रेनालिन की वजह से आता है। क्योंकि स्ट्रेस जब बॉडी में आता है तब वो एड्रेनालिन का एनर्जी आ जाता है आपके अंदर। अगर लड़ना है, भागना है, मारना है तो आप कर सकते हो, वो ताकत चाहिए आपको। और तीसरा देखेंगे मन और शरीर का संबंध क्या है, एक एक करके समझते हैं। तो 3 उदाहरण लेके हम समझेंगे। सबसे पहले है एक टाइगर का उदाहरण लेते हैं। तो टाइगर अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ते हैं, उसकी टेरिटरी में दूसरा टाइगर आ गया ना, तो कहाँ तो वो दोनों टाइगर लड़ेंगे, उसमें से जो जीतेगा वो उसके पास वो टेरिटरी रहेगी। तो टाइगर एक टेरिटरी में है, उसका टाइगर दूसरी टेरिटरी में जाता है,
तो जिस टेरिटरी का टाइगर है उसे लड़ेगा, तो उसके बॉडी में क्या होगा, एड्रेनालिन रिलीज होगा। तो एड्रेनालिन क्या करता है, ऐसा हार्मोन है जो आपको मसल्स को एनर्जी देता है। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो बॉडी में क्या करता है, वो ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। फिर आपको आंखों से अच्छे से देखना है तो पुतलियाँ बड़ी हो जाती है। फिर हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि आपको फाइट करना है ना। बाकी के ऑर्गन्स का जो ब्लड सप्लाई है वो सब कम कर देता है, किडनीज, इंटेस्टाइन, वो सब कम करके क्या मसल्स को देते हैं। और फिर क्या होता है, वो फाइट करते हैं, फाइट करके वो हार्मोन्स का इफेक्ट चला जाता है। एक टाइगर जीत जाता है, जो जीत जाता है उसकी टेरिटरी हो जाती है, और जो हार जाता है वो वहाँ से निकल जाता है, तो वो दूसरी टेरिटरी ढूंढने के लिए चला जाता है। अभी दूसरा उदाहरण लेते हैं कि कोई लेडी है, वो लेडी कंपार्टमेंट में लेट नाइट ट्रैवल कर ले 9:30-10 बजे, अभी वो अकेली है, तो कहीं से चोर छुपा हुआ है, वो बाहर आ जाता है, वो चप्पू दिखाता है, तो वो लेडी क्या करती है, वो कराटे सीखा हुआ है उन्होंने, तो एक किक लगाती है तो वो चाकू नीचे गिर जाता है, वो चाकू पकड़ के फिर उसको और किक मारती रहती है, तब तक दूसरा स्टेशन आ जाता है, तो बाकी के लोग उसको हेल्प कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे उसको स्ट्रेस फील हुआ तो क्या हो गया, एड्रेनालिन उसके बॉडी में रिलीज हो गया। तो उसको क्या चेन नहीं देनी थी, तो उसने क्या किया, फाइटिंग चालू किया। तो उसके अंदर क्या हुआ है, ब्लड सप्लाई बाकी के ऑर्गन्स का कम हुआ, मसल्स को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिला, मसल्स को ग्लूकोज ज़्यादा मिला, और उसके बाद उसने फाइट की, तो लास्ट में वो एड्रेनालिन के जो इफेक्ट्स थे वो सारे चले गए। अभी तीसरा एग्जांपल लेते हैं जो आज का रूटीन लाइफ एग्जांपल है। मिडिल एजेड एग्जीक्यूटिव है, 45-50 की उम्र हो गई है, 20-25 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट सिस्टम जैसी कंपनी हो गई है, वहाँ पे क्या 9 से 5 का काम है और लोग आराम से काम कर रहे हैं, कभी जल्दी भी निकल गए तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो कंपनी लॉस में जा रही है, तो कंपनी का क्या नया सीईओ आ जाता है, तो नया सीईओ कैसा रहता है, एकदम डायनेमिक और फुल एड्रेनालिन। तो उसके अंदर जो एड्रेनालिन है वो सबके अंदर इन्फ्यूज कर रहा है वो, तो क्या हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है सबका। तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, वो बोलते हैं कि 2 घंटा रुको, आप काम खत्म करके जाओ, सुबह जल्दी आ जाओ, कंपनी को आगे बढ़ाना है, आगे जाना है। तो वो मिडिल एग्जीक्यूटिव है, उसको काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको पढ़ाना है, शादी करनी है, तो उसको फाइट कर सकता है और नौकरी छोड़ सकता है क्या, तो फाइट भी नहीं कर सकता है, फ्लाइट भी नहीं कर सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहीं पे तो बैठना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, डांट सुननी पड़ेगी। उसके अंदर भी क्या बढ़ता है, एड्रेनालिन बढ़ता है। तो एड्रेनालिन बढ़ता है तो क्या होता है, ग्लूकोज लेवल, तो क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है, आंत का ब्लड सप्लाई कम होता है तो क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाता है, नींद नहीं आती है, तो धीरे 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 करके रोगों का घर हो जाता है। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं ना लोगों को ऐसे। सो कहीं तो हमें वो एड्रेनालिन जो रिलीज हो रहा है उसको आउटलेट देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है हम आगे देखेंगे। उसके लिए हमें पहले क्या समझना पड़ेगा, ह्यूमन फंक्शन कर्व। ह्यूमन फंक्शन कर्व का मतलब है कि जैसे एक्स एक्सिस में देखेंगे तो समय दिया हुआ है अराउजल, और वाई एक्सिस में दिया है परफॉर्मेंस। तो जनरली क्या होता है कि जैसे समय बढ़ता है तो वैसे काम बढ़ना चाहिए। जैसे 1 घंटे में कोई काम कर रहे हैं तो 2 घंटे में डबल होना चाहिए, 4 घंटे में 4 गुना होना चाहिए। लेकिन 20 घंटे में कितना होगा फिर वो, आप बताइए। 1 घंटे में 4 टोकरी बना रहे तो 20 घंटे में कितनी टोकरी बनेगी। तो ऐसे 8 या 10 घंटे तक तो वो करते रहेंगे, 1 में 4 तो 10 में 40 ऐसे हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, 1 घंटे में 4 के बदले 3 टोकरी बनेगी, फिर 2 टोकरी बनेगी, फिर सो जाएंगे, नींद भी आ जाएगी ना उसको। तो उसका मतलब क्या है कि एक एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ई लिखा हुआ है दैट इज एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आई लिखा है मतलब इल हेल्थ, बीमार हो जाते हैं, लंबे समय तक आप करते रहेंगे तो बीमार हो जाते हैं। और बी का मतलब ब्रेक डाउन, फिर नौकरी छोड़ देंगे या फिर डेथ हो जाएगा। सो हर एक का ये ह्यूमन फंक्शन कर्व अलग अलग रहता है। जो मेरा ह्यूमन फंक्शन कर्व है, आपका है, सबका अलग अलग है। तो हमें अपना ह्यूमन फंक्शन कर्व, और जो भी सीनियर्स हैं जो काम कर रहे हैं,
उनको उनके जूनियर्स का और अपना दोनों का ह्यूमन फंक्शन का पता होना चाहिए और कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक का लेवल अलग अलग रहता है। अभी मुझे कोई काम अच्छा लगता है तो मैं तो 48 घंटा 72 घंटे भी कर सकता हूँ, लेकिन किसी को नहीं पसंद है तो वो तो ऐसे घड़ी देखते हैं कि कब 5 बज जाए, 5:30 बज जाए, घर पे पहुँच जाए। तो ये डिफरेंस है। जैसे शादी में भी रहता है ना, एक क्या रहता है आपका अरेंज मैरिज रहता है और दूसरा क्या रहता है लव मैरिज है। तो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, अगर आपको साथ में रहना है तो प्यार तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो आप पहले प्यार करके मैरिज करते हो या फिर मैरिज करके प्यार करते हो, प्यार तो करना ही पड़ेगा तो ही संबंध चलेगा। तो वैसे ही आपको पसंद है वैसी जॉब लेते हो, या जो जॉब ली है उसको पसंद बनाए रखो, आपकी अच्छी लगती है वैसे बना के रखो। नहीं तो क्या होगा कि आप जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जल्दी बीमार हो जाएंगे और जल्दी ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो मैं हमारे स्टाफ को ऐसे बोलता हूँ कि मुझे कभी आपने देखा है कि मैं थका हुआ हूँ? तो बोले नहीं, क्योंकि मुझे पसंद है ना। जब आपको काम पसंद है ना तो आप, मेरे घर से फोन आता है अभी आप आए क्यों नहीं घर पे, तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास जब ऑप्शन नहीं है तो वही ऑप्शन है कि जो ऑप्शन है उसको पसंद कर लो आप। अभी ऐसा रहता है ना, अभी लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है मैरिज के लिए, तो भी जो लड़की मिल रही है उसके साथ शादी कर लो ना, नहीं तो कमारे रह जाओगे आप। समझे आप? हमारे गांव में वही प्रॉब्लम है कि लड़कियों को क्या है कि उनको सिटी में ही जाना है सबको, किसी को गांव में रहना नहीं है। गांव में बड़ी हुई है लेकिन उनको शादी करके सिटी में जाना है। अभी बड़े घर में रहे हैं गांव में, अभी वो 1 BHK में सिटी में जाके रहेंगे, लेकिन गांव में खेती बाड़ी करना नहीं है उनको। तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि स्ट्रेस कब होता है। जब बॉडी में स्ट्रेस है तो मन में आता है, और मन में स्ट्रेस है तो बॉडी में आता है। आपने अनुभव किया ना, जब बीमार होते हैं तो मन भी अच्छे से काम नहीं कर पाता है, और जब मन में प्रॉब्लम है तब आप बीमार हो जाते हैं शारीरिक रूप से भी। तो बॉडी में स्ट्रेस है तो मन में आता है, मन में है तो शरीर में आ जाता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो हमारा शरीर है वो कैसे काम करता है। तो जो ज्ञानेंद्रिया बताई हुई है, आंखें, नाक, जीवा, कान और त्वचा, तो क्या करते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करती हैं और किसको देती है, मन को देती है। तो मन कैसे काम करता है, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर रहता है ना उसकी तरह काम करता है। तो मन के 3 कार्य हैं, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। थिंकिंग मतलब विचार करना, विलिंग मतलब इच्छा करना, और फीलिंग मतलब अनुभव करना। तो मन अलग अलग कार्य करता है। उसके साथ साथ मन के अंदर क्या है, पुराने अनुभव भी हैं कि ये व्यक्ति के साथ मैंने बिजनेस किया था तो लॉस हुआ था, अच्छा ये व्यक्ति के साथ काम किया था तो अच्छा था। तो ऐसे अलग अलग करके हमें अलग अलग अनुभव भी हैं, अपूर्ण इच्छाएं भी है और विचार भी हैं। तो ये सारी चीजें मन के अंदर रहती है। तो मन क्या करता है, बुद्धि के साथ कंसल्ट करता है और डिसीजन पे आता है। तो उदाहरण से समझते हैं, अभी कोई एक व्यक्ति को डायबिटीज है, अभी उसको घर पे वो मीठा खाना तो मिलेगा नहीं, डॉक्टर ने बता दिया उनके वाइफ को कि इनको मीठा नहीं देना है। तो घर पे मीठा बनेगा तो भी नहीं मिलेगा, और ज़्यादातर बनाते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, घर के कमाने वाले व्यक्ति हैं, अभी उनको कुछ हो गया है तो क्या होगा, तो वो बनाना ही बंद हो जाता है। तो उनको खाना घर पे मीठा नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने पहले बहुत मीठा खाया हुआ है, उनको मीठा अच्छा लगता है। तो गुजरात में तो ज़्यादातर लोग मीठा ही खाते हैं ज़्यादा। तो बाहर के स्टेट से आते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है कि सब चीज़ों में मीठा रहता है। यहाँ पे जो चीज़ें तीखी रहती है उसके अंदर भी मीठा डाल देते हैं लोग। हाँ, तो उसके बाद तो वो क्या, बाहर जाते हैं तो बाहर देखते हैं मिठाई की दुकान देखते हैं, तो मिठाई की दुकान में वो देखते हैं कि यहाँ पे अच्छी स्वीट्स मिलते हैं, गुलाब जामुन अच्छे। तुरंत बुद्धि क्या बोलती है कि आपका HbA1c 10 है, आपका शुगर 200-250 रह रहा है, आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन मन क्या बोल रहा है, अरे एक गुलाब जामुन खाने से क्या होता है। तो ऐसे मन और बुद्धि में बातचीत होती है, आपके अंदर भी होती है, ऐसी बातचीत होती है। एप्रिशिएट कर सकते हैं ना आप, होती है। तो उस समय पे किसका विजय होता है ज़्यादातर, मन का या बुद्धि का? मन का हो जाता है। मन मौजी है आप लोग, हैं। तो उस समय पे फिर वो क्या करते हैं कि एक तो फिर क्या होता है, वो कर्मेंद्रिय जो हाथ पैर
मुंह वो सब है, तो वो क्या करते हैं, वो जैसे ही मन का विजय हो जाता है तो क्या है, वो ऑर्डर हो जाता है तो पैर कहाँ पे, मिठाई की शॉप की तरफ चलने चालू हो जाते हैं। जाके काउंटर पर जाके क्या है, पर्स में से ऐसे पैसे निकालते हैं और बोलते हैं कि 50 रुपए के गुलाब जामुन दो। अभी वो बात हुई थी 1 गुलाब जामुन खाने की, लेकिन अभी क्या है 5 गुलाब जामुन खा लेंगे। वो बोलते पैक करें, तो बोले कि पैक नहीं करना है, इधर ही दे दो, घर पे तो लेके जा नहीं सकते। तो वो ग्लूकोज फिर 300 हो जाएगा उनका, वो एक इंजेक्शन ज़्यादा ले लेंगे, ऐसे कुछ बोलते भी है ना, सुना रहेगा कि गोली का ज़्यादा खा लेना। तो ये सिंपल उदाहरण दिया है कि लाइफ में ऐसे अलग अलग डिसीजंस आते हैं, तब हम हमारे मन और बुद्धि के बीच में बातें होती हुए देखते हैं। तो वो बातें, अगर हमारी बुद्धि स्ट्रांग रहेगी तो अच्छा निर्णय ले पाएगी और मन को गाइड करेगी, इसीलिए बुद्धि को हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारा मन अनकंट्रोल्ड है, जिसके ऊपर लगाम नहीं है प्रॉपर, तो ये जो घोड़े हैं वैसा रहेगा हमारी स्थिति। घोड़े क्या है, इंद्रियां हैं, जो लगाम है वो मन है, और जो सारथी है जो हवा में झूल रहा है वो बुद्धि है, और जो गिरने की तैयारी में है वो आत्मा है, वो हम हैं। ऐसी स्थिति होती है ना कई बार, तो ऐसी स्थिति न हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बुद्धि जो सारथी है उसको क्या करना पड़ेगा, मन को, लगाम को अच्छे से पकड़ के रखना पड़ेगा। तब क्या होगा कि जो घोड़े अलग अलग दिशा में जा रहे हैं वो एक दिशा में जाएंगे। यहाँ पे अच्छा म्यूजिक सुनाई दे रहा है तो वो वहाँ पे जाना है, यहाँ पे अच्छी स्मेल आ रही है तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे अच्छी हवा आ रही है तो वहाँ पे जाना है। तो ऐसे नहीं करना है, जो एक निष्ठ होके कार्य करना है। आगे देखते हैं कि मन का स्वभाव क्या है। तो भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक में बताया जाता है कि जिसने अपना मन कंट्रोल किया हुआ है उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जो नहीं कर पाया है उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो भगवद गीता में हमें काफ़ी मैनेजमेंट लेसन्स भी मिलते हैं, लाइफ लेसन्स भी मिलते हैं, और भगवद गीता सबसे बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है। क्योंकि जब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे तब भगवान कृष्ण उनको अलग अलग तरीके से समझाते हैं, अलग अलग स्तर पे समझाते हैं, और उनको उनके कार्य में वापस लगाते हैं। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, तो अर्जुन क्या बोलते हैं, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा, भीख मांगूंगा। तो भगवान उनको अलग अलग तरीके से समझाते हैं, और फिर लास्ट में अर्जुन बोलते हैं करिष्ये वचनम तव, मैं आप जो बोल रहे हैं वही करूंगा। तो भगवान क्या बोलते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करके युद्ध करो। तो हमें युद्ध नहीं करना है, क्यों, हम क्षत्रिय थोड़ी है। हम अपना जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रख के करना है। हमारा जो कार्य है उसमें कुछ दोष हो सकते हैं, भगवान भगवद गीता में बताते हैं, वो दोष को स्वीकार करते हुए, क्योंकि ऐसे बताए पर धर्मो भयावह, किसी और का धर्म है उसको अगर हम भली भांति भी करें उससे बेहतर है कि अपना जो कार्य है उसको त्रुटिपूर्ण तरीके से करेंगे, वो बेहतर है। आगे बताते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट एट वर्क और पर्सनल लाइफ। सो पर्सनल लाइफ में भी 4 पहलू देखेंगे, वो एक एक करके आगे आएंगे। सो एट वर्क प्लेस आप ये लिख सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो नोट पेन में लिख सकते हैं। सो एट वर्क प्लेस देयर इज अ टॉप टीच फॉर्मूला, आप लिख लीजिए, साथ साथ में एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले है टी, मतलब टाइम मैनेजमेंट। सो जो समय पे उठता नहीं है, समय पे सोता नहीं है, समय पे खाता नहीं है, वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बी पंक्चुअल, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, समझिए कि आप सत्संग में भी जा रहे हैं तो आप टाइम पे पहुंचिए, आप स्कूल के लिए जा रहे हैं तो टाइम पे जाइए, थोड़ा सा पहले निकलिए। आप कुछ लोगों को आप देखेंगे कि लास्ट टाइम पे ही पहुंचते, देखा है आपने, तो वो आदतें हैं, वो निकाल लीजिए आप। जीवन में अगर आपको आगे जाना है, समझो कि आप 7:10 का टाइम है स्कूल का, तो आप 7 बजे का पकड़ के चलो ना, रिवर्स कैलकुलेशन करके मत जीविए। कुछ लोग क्या करते हैं, 8 बजे ऑफिस जाना है ना, तो उसके हिसाब से 1 घंटा तैयार होने में जाता है, तो 7 बजे उठते हैं, उसके बाद 6 बजे उठिए, तो आपको आपका पर्सनल हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए भी टाइम मिलेगा।
आध्यात्मिक साधना के लिए भी थोड़ा समय मिल जाएगा। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब है आपका जो डेस्क है उसको ऑर्गेनाइज रखिए, क्लीन रखिए। अननेसेसरी आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो क्या होता है, कई बार वहाँ पे अनेक फाइलें ऐसे थप्पा लगा हुआ रहता है, तो उसमें से क्या कहाँ पे काम का है, कुछ काम का नहीं है, वो भी पड़ा रहता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। थर्ड चीज़ इज प्रायोरिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। समझो कि आपका बॉस आपको ऑर्डर दे रहा है कि ये 5 चीज़ें करनी है, तो आपको पूछना चाहिए कि इसमें से 5 में से पहला कौन सा चाहिए आपको। जैसे कोई पेशेंट हमारे यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, तो इमरजेंसी में उसकी ट्रीटमेंट देनी है, तो सबसे पहले क्या करना है वो आपको पहले बताना पड़ेगा। एक बार क्या हमको जो इमरजेंसी में आया था, हम बोलना चालू कर देते हैं, सिस्टर ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तो सिस्टर भी कंफ्यूज हो जाएगी। तो सिस्टर को भी पूछना पड़ेगा कि सर सबसे पहले क्या चाहिए आपको। 3 दवाई बोल दी, तो उसमें से सबसे पहले कौन सी दे दी जो ज़्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो सबसे सुबह में उठ के सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर तैयार होकर फिर आगे का फिर कार्यक्रम हमारा चालू होता है। ऐसा करते हैं कभी, पहले नहा लेते हैं, फिर बाद में वॉशरूम जाते हैं, फिर ब्रश करते हैं, ऐसा करते हैं। फिर खाना खाते हैं तो ऐसे करते हैं, पहले दाल चावल खा लेते हैं, उसके बाद पापड़ खाते हैं, उसके बाद फिर हम रोटी चपाती सब्जी खाते हैं, ऐसे करते हैं कभी। क्या करते हैं, सिस्टम में करते हैं ना, फर्स्ट। तो लाइफ में हम क्या करते हैं, अस्त व्यस्त कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जो पहले होना चाहिए उसको हम बाद में कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वेस्ट देयर 80% टाइम इन 20% एक्टिविटीज, और फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है ना उसके लिए टाइम ही नहीं बचती। चौथा है टू डू लिस्ट। आज क्या काम करना है, कल क्या काम करना है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ऐसे बताया कि जो लोगों का स्केड्यूल अच्छा है ना, अभी कल हमारा जो मैं कोर्स अटेंड कर रहा हूँ, सिस्टेमिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेरेंटिंग, SIP करके है, उसका क्वेश्चन आंसर सेशन था। तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि लाइफ में रूटीन मेंटेन करना बहुत अच्छा है, जरूरी है। एक डेली रूटीन होना चाहिए आपका, आपको पता होना चाहिए कि आपको उठ के सोने तक क्या क्या करना है। और जिसका ये स्ट्रॉन्ग रूटीन रहता है ना, उसका एजिंग भी लेस होता है, मतलब लंबी उम्र तक वो हेल्दी रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या करना है। तो टू डू लिस्ट होना चाहिए आज का और कल का। फिर 5वां है E फॉर एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा, और जूनियर को भी बताना पड़ेगा कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। दोनों को पता होना चाहिए एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस। फिर 6ठा है एक्वायर नेसेसरी स्किल्स। A फॉर एक्वायर नेसेसरी स्किल्स। अभी आपने देखा है कि आज से 20-25 साल पहले कंप्यूटर नहीं था तो लोग टाइप करते थे। अभी वो जो टाइप करने वाले हैं उनको सबको गवर्नमेंट ने और प्राइवेट वालों ने भी क्या बोला कि आप कंप्यूटर सीख लो। सीखना पड़ा कि नहीं? और जिन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा वो आउटडेटेड हो गए ना, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो उसका मतलब क्या है कि आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। ये मैं क्रूड उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो आप जो भी नई चीज़ें आ रही है उसके साथ आपको तालमेल से चलना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिनाई, आप उसको ना नहीं बोल सकते हो। फिर आगे बताते हैं कि कम्युनिकेट प्रॉपरली। कम्युनिकेट का मतलब क्या है कि एक दूसरे को आप वैसे बात करें कि उसको समझ में आए। जैसे कई बार फोन पे बात होती है और कुछ बताया जाता है, तो बेहतर है कि वो फोन पे जो बताया है उसको आप लिख लो। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऑफिस में क्या रहता है, वो चिट पैड रहता है, पेन रहता है, तो लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। आज मैंने आपको नोटबुक पेन क्यों मंगवाया है, हर क्लास में लाना है आपको। आज तो आदत डाली है, आपको भी मैं बताने वाला नहीं हूँ, आपको लेके ही आना है। क्योंकि जब आप वो क्लास अटेंड करते हैं उसमें से जो मेन पॉइंट्स है वो लिखते हैं, फिर आप घर पे जाएंगे तो आप बोल सकते हो कि आप इतना अटेंड करके आए, तो उसका रिवीजन करेंगे। फिर 2-4 महीने के बाद हम एग्ज़ाम लेंगे तो वो कुछ नोट्स तो रहेंगे आपके पास, तो आप पढ़ के आएंगे तो क्या एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं, तो जितना हम पढ़ेंगे किसी और के साथ शेयर करेंगे तो हमें भी बेनिफिट मिलेगा और उनको भी हम बेनिफिट दे सकते हैं। हैंडल विथ केयर, तो सबसे ज़्यादा क्या है, कंप्यूटर को हैंडल करना है अच्छे से।
मोबाइल को अच्छे से हैंडल करना है? नहीं, लोगों को अच्छे से हैंडल करना है। ज़्यादातर प्रॉब्लम यही हो रहा है कि आप वर्क प्लेस पे जाते हैं तो लोगों को अच्छे से हैंडल नहीं किया जाता है, जबकि चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया जाता है। वी शुड नॉट यूटिलाइज पीपल फॉर थिंग्स, वी शुड यूटिलाइज थिंग्स फॉर पीपल। लोगों के लिए चीज़ों को यूज़ करना है, चीज़ों के लिए लोगों को यूज़ नहीं करना है। हमें को गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए लोगों का यूज़ कर लो, ऐसा नहीं करना है। लोगों के लिए चीज़ों को यूज़ करना है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है टी फॉर टाइम मैनेजमेंट, सो ऑलवेज बी पंक्चुअल। दूसरा है ऑर्गेनाइज, जो अपना डेस्क के काम की जगह है उसको क्लीन रखिए। पी फॉर प्रायोरिटी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। टू डू लिस्ट, आज के लिए कल के लिए क्या है। एक्सपेक्टेशंस जूनियर सीनियर्स का क्लियर रखिए। एक्वायर नेसेसरी स्किल्स, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू ऑन अ डेली बेसिस। रात को सोने से पहले आपको अपने आप को क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आज मैंने क्या सीखा, क्या नया सीखा। अभी मेरे वाइफ के जो नाना जी थे तो वो हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसमें से कुछ अच्छा है तो डायरी में लिखते थे। और कुछ लोग क्या सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, फिर पस्ती में जाता है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, इवन आप स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 2 चीज़ें जो अच्छी लगी है वो आप नोट लिख लीजिए। या आप जब कुछ बैठे हैं, कुछ विचार आता है अच्छा है तो उसको नोट में डाल दीजिए। एक्वायर नेसेसरी स्किल्स, अपग्रेड कीजिए अपने आप को। कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, जो भी आपको बताया जाए फोन पे उसको लिख लीजिए तुरंत, नहीं तो भूल जाएंगे। यू कैन नॉट फुल्ली रिलाई ऑन योर मेमोरी। हैंडल विथ केयर, किसको करना है हैंडल अच्छे से? लोगों को, पीपल। ओके, सो दिस इज टॉप टीच फॉर्मूला। मैं नेक्स्ट टाइम आपको पूछने वाला हूं, तो कितने लोग बताएंगे मुझे व्हाट इज टॉप टू? बताएंगे सब लोग? जो बताने वाले हाथ ऊपर कर दिए। अच्छा, कुछ लोग नहीं बताने वाले हैं, वो अभी लिख रहे हैं अभी। तो अभी हम देखेंगे कि लाइफ में 4 डायमेंशंस, 4 पहलू क्या है हमारे। तो सबसे पहला है शारीरिक फिजिकल, दूसरा है मेंटल इमोशनल, तीसरा है बौद्धिक इंटेलेक्चुअल, और चौथा है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। तो एक एक करके देखते हैं उसको हम। तो जो फिजिकल क्वेश्चन है उसको बोलते हैं पीक्यू। तो अच्छा मजबूत शरीर रहेगा तो उसके अंदर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही अच्छे से काम कर पाएंगे। तो फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है इमोशनल क्वेश्चन, एक दूसरे का सपोर्ट, आत्मीयता। तीसरा है इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, पढ़ाई लिखाई में अच्छा बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन। और चौथा है आध्यात्मिक, मतलब भगवान के प्रति शरणागति होना, अन्य लोगों को हेल्प करना। तो ये है आध्यात्मिक। तो एक एक करते समझते हैं हम। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में बताते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उसका मतलब क्या है कि खाना पीना, सोना, रिक्रिएशन करना, काम करना, ये सब चीज़ों में बैलेंस होना जरूरी है, रेगुलेटेड होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें रेगुलेटेड नहीं होगी तो क्या होगा, हम भौतिक चीज़ों में फंस जाएंगे। और ये सब रेगुलेटेड हो जाएगी तो हम अल्टीमेटली योग कर पाएंगे, भगवान के साथ हम जुड़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे बैलेंस करना है वो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला है फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स में 3 चीज़ें आती हैं। एक है प्रॉपर सात्विक डाइट लेना चाहिए, दूसरा एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए, और तीसरा है रिलैक्सेशन के लिए अपन समय होना चाहिए। तो सबसे पहला है डाइट, ये आप लिख सकते हैं। फिक्स टाइम पे लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एज फार एज पॉसिबल फिक्स टाइम पे लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन 11 बजे लिया, एक दिन 12 बजे लिया, एक दिन 1 बजे लिया, तो आपका बॉडी फिर सेट नहीं होगा, फिर एसिडिटी, गैस, वो सारे इश्यूज होते हैं। प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट लंच या वैसे करते हैं। तो ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट सुबह में रहती है हमारे काम के लिए। तो हमें अच्छे से प्रॉपर हेल्दी ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए। वहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसा ब्रेकफास्ट करना चाहिए। फ्रूट्स है, स्प्राउट्स है, अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए। दूसरा है क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या बताया है, 50% जो हमारा स्टमक है वो फूड, अन्न से जाना चाहिए, 25% है पानी, और 25% कैसा है, वो हवा के लिए जगह रखनी चाहिए। अभी कई बार क्या होता है, मैरिज में जाते हैं, फंक्शन में जाते लोग, तो यहाँ तक खाते कि नहीं, और कुछ पसंद नहीं है तो कुछ नहीं खाते। ऐसा नहीं करना, बैलेंस।
क्वालिटी कैसा होना चाहिए? सात्विक डाइट होना चाहिए। कैसा डाइट होना चाहिए? होलसम, जो आपको पूरा न्यूट्रिशन दे। और जंक फूड हर रोज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। तो अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं वो अभी हेल्दी फूड की तरफ आ रहे हैं, और हम लोग अभी आप देखेंगे कि हर तीसरा या चौथा दुकान है वो कुछ फूड आइटम ही है। कहीं हर एक कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे, सौराष्ट्र में जाएंगे ना तो हर एक कॉम्प्लेक्स में 2 पान वाले रहते हैं। सौराष्ट्र में आप जाएंगे ना तो इतना पान खाते हैं वहाँ पे। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको मिल जाए कि जो मसाला नहीं खा रहा है, पान नहीं खा रहा है, गुटखा नहीं खा रहा है, तो वो मतलब वो संत है वहाँ पे, ऐसे बोल सकते हैं आप। सौराष्ट्र में ऐसा है। आप यहाँ पे किसी को बोलेंगे तो सुन लेंगे कि हाँ नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पे जाके कन्विंस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाकी के आपको कन्विंस करेंगे कि खाना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज क्या है? वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, प्राणायाम, योगासन, एरोबिक्स, स्विमिंग, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज मुझे किसी का एक मैसेज आया वॉकिंग के ऊपर। तो वॉकिंग ऐसी एक्सरसाइज है जो कोई भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। सबसे छोटा बच्चा है वो सबसे पहले क्या करता है? चलना ही शुरू सीखता है ना, दौड़ता है तो बाद में ना, पहले तो चलना, खड़ा होकर चलना चालू होता है। और जो बहुत बूढ़ा है वो भी चलना तो चालू रहता है। तो हर रोज का अगर पॉसिबल है तो 5-6 किलोमीटर वॉक करना चाहिए। ગુજરાતીમાં એવી કહેવત છે, 40 પછી તું 40 મિનિટ 40 નહીં તો તું ક્યાંય 40 નહીં। 40 मिनट मतलब एक बार 40 हो गया, मतलब 40। तो 40 मिनट मतलब टाइम हो गया 40 टाइम। 40 नहीं मतलब वॉकिंग, तो तू क्या है 40 नहीं, दे आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे 40 का अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग रखा हुआ है। सो उसके लिए 40 का वेट करना है आपको? नहीं करना है। तो आप जब जहाँ पे हो वहीं से वॉकिंग करना चालू करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आपको कुछ फिजिकल एलिमेंट्स है तो फिजियोथेरापिस्ट या आपके डॉक्टर या फिटनेस ट्रेनर को पूछ के ही एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी हमारे एक मित्र थे, उनके वाइफ को स्पाइन का इश्यूज था, तो वेट कम करने के लिए जुम्बा ज्वाइन कर लिया वो, तो स्पाइन के प्रॉब्लम बढ़ गए उनके। क्योंकि वो क्या है कि 55 के आसपास उम्र हो गई, 50-55 मेनोपोजल एज है, ऑलरेडी हड्डियां वीक हो रही है, उसमें आप जुम्बा कर रहे हो तो फिर वो उसके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा आ जाता है। तो आपको बॉडी में कुछ इश्यूज हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि वो टीवी चालू किया फिर कोई बाबा योगासन कर रहे हैं वो देख देख के नहीं करना है। आपको प्रॉपर गाइड चाहिए, ट्रेनर चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी अलग है। किसी को देख के आपको योगासन नहीं करना चाहिए, आपके फिटनेस के हिसाब से आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। नहीं तो वो बात बताएंगे आप बाद में, वो प्रभु जी बोल रहे थे कि फिटनेस करना चाहिए, योगासन लिखा था उनके पीपीटी में, इसीलिए मैंने चालू किया, अभी वो प्रभु जी की वजह से बीमार हो गया मैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स। तो एक्सरसाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि एक्सरसाइज जो एड्रेनालिन की वजह से हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सारे टॉक्सिन्स को वो रिमूव कर देता है। दूसरा क्या रहता है कि एक्सरसाइज से हम फ्रेश, फिट और हेल्दी होते हैं। अभी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा हर रोज़ का एक ऐप है मोबाइल में, तो उसमें मैं कितना एक्सरसाइज करता हूँ, कितना वॉक करता हूँ, वो सब उसमें हो जाता है। अभी 3-4 दिन से बारिश की वजह से मैं जा नहीं पाया, तो मुझे खुद को ऐसा लगता था कि जो फ्रेशनेस है वो कम है, प्रैक्टिकली समझ में आता है। तो आज सुबह में थोड़ा सा बारिश नहीं थी तो मैं आधा पौना घंटा वॉक करके आया, तो अच्छा लगा मुझे। सो उससे आपको हेल्दी फील भी होता है, फिटनेस भी फील होता है। दूसरा है कि नेगेटिव सिग्नल्स नहीं मिलते, पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ कि आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वो परिस्थिति में से जल्दी बाहर आ सकते हैं और थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ जाता है। मतलब कुछ लोग क्या थोड़ा बहुत हो गया डर जाते हैं, कुछ लोग और ज़्यादा हो गया तो डर जाते हैं, लेकिन जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट परिस्थिति में भी जूझ सकते हैं। जो बंदा रेगुलर 5 किलोमीटर रन कर रहा है, वॉक कर रहा है, उसको कभी 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा तो चलेगा कि नहीं। लेकिन जो चलता ही नहीं है उसको 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा तो कितने लोग ऐसा है कि 1-8 किलोमीटर जाना है तो 2 व्हीलर लेके जाते हैं। हाथ ऊपर करो, तो बंद कर दो, अभी
सिंपल है ना, 1 किलोमीटर तक जाना है आपको तो क्या करना है, वॉकिंग जाना है, राइट और रॉन्ग। अभी आज एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मुझे मिलने आए थे, तो वो 67 एज है उनकी, वो पैसे का प्रॉब्लम नहीं है कि फिटनेस के लिए काम करते हैं। तो बताते कि वो जयपुर में जब उनका पोस्टिंग होता था तो वो अच्छा ब्रेकफास्ट थोड़ा दूर मिलता था तो वॉक करके जाते थे 2 किलोमीटर वापस, तो 4 किलोमीटर वहाँ पे वर्क के लिए जाते थे, वहाँ से भी वैसे करते थे। वो बोले कि वो 30 साल पहले जब वो भरूच में जाते थे सबको मिलने के लिए, तो वो क्या शटल रिक्शा में एंड तक चले जाते थे और फिर डॉक्टर्स को मिलते 3 किलोमीटर वो चल के आ जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए पास पैसे नहीं है तभी आपको वॉक करना है, आपके पास पैसे हैं तो वॉक करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ज़्यादा आलसी हो जाओगे नहीं तो, समझे आप, क्योंकि आप अलग से कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे। ज़्यादातर अभी लोग एसी यूज़ कर रहे हैं, फैंस यूज़ कर रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ हो गया ना ज़्यादा, तो अपने बॉडी को स्ट्रेस देना जरूरी है। जब एक्सटर्नली बीमारी आती है तब हम उसको अच्छे से लड़ सकते हैं। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन भी चाहिए। ये एक्सरसाइज तो बहुत कर लिया हमने, बाद में रिलैक्सेशन भी चाहिए। तो ऐसे बताया जाता है कि 6 से 7 घंटे का अच्छा क्वालिटी नींद चाहिए हमें। अभी आप लिख लीजिए कि 9 से 5 का समय है, कितना घंटा, 3 घंटा है, उसमें 6 घंटे का रेस्ट मिलता है। लिख लीजिए आप ये रिलैक्सेशन स्लीप। तो सोने का टाइम रात को 9 बजे से रात के 12 बजे में कितना रेस्ट मिलता है हमें, 6 घंटे का। कितना डबल मिल जाता है। आप 1 रुपया दो और 2 रुपया मिले तो कितने लोगों को अच्छा लगेगा, हाँ, कितने लोगों को अच्छा मिलेगा। इसलिए जल्दी सोना क्यों है पता है, क्योंकि आपको क्वालिटी नींद मिलती है, क्योंकि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उस हिसाब से सेट है कि जितना जल्दी आप सोते हैं उतना डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का चालू हो जाता है। पहले के ज़माने में लाइट थी, आर्टिफिशियल लाइट्स, सूर्य के हिसाब से चलते थे सब लोग। तो शाम को 6-7 बजे तो खाना हो गया, 8 बजे तो सो जाते थे लोग। काम में देखा रहेगा आपने देखा रहेगा ना, जल्दी सोते थे ना सब लोग। और अभी क्या करते हैं लोग, 12-1-2 बजे सोते हैं। फिर 12 से 3 के बीच में 3 घंटे में कितना रेस्ट मिलता है, 3 घंटे का इक्वल। और 3 से बाद में जितना सोते हैं उसमें आधा मिलता है। तो अभी उदाहरण लेते हैं, अभी आप 9 बजे सो गए और 3 बजे उठ गए तो कितना रेस्ट मिलेगा आपको, 6 + 3। यहां पे देखो आप 9 से 12 में कितना, 6 घंटे का रेस्ट मिला, डबल मिला ना आपको। फिर 12 से 3 में कितना मिला, 3 घंटे का। तो 6 + 3 कितना हो गया, सोए कितना, 6 घंटे। इन्वेस्ट कितना किया आपने, 6 घंटे, और आउटकम कितना मिला, 9। तो रेस्ट ज़्यादा मिलता है। अभी उससे उल्टा कर लिया आपने, अभी 12 बजे सो गए, 6 बजे उठे, तो कितना घंटे सोए आप, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 6 घंटे का, और रेस्ट कितना मिला, 4.5 घंटे का। तो रिटर्न कितना मिला, माइनस में चले गए ना। तो उसका मतलब क्या है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वહેલો સુઈ વહેલો उठे, अब कहावत है ना गुजराती में अपन, तो हर एक लैंग्वेज में ऐसा कुछ कहावत है कि जल्दी सोना चाहिए। जल्दी क्यों सोना चाहिए, क्योंकि आप जल्दी उठ पाओगे। तो ज़्यादातर लोग क्या उठने के लिए अलार्म लगाते हैं ना, तो मैं तो सोने के लिए लगाता कि 9:15 9:30 हो जाते हैं ना, तो मेरा अलार्म बजता है कि स्लीपिंग टाइम। तो फिर जो भी काम चल रहा है निपटाओ उसको, फटाफट सो जाओ, समझे आप। तो आप नेचुरली सुबह, सोना आपके कंट्रोल में है, उठना कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि रेस्ट तो चाहिए ना आपको। तो ज़्यादातर लोग कितने बजे सोते हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं 9 बजे सोने वाले, 9:30 बजे, 10 बजे, चलो 10 बजे तो है, अच्छी बात है। चलो 10:30 बजे, 11 बजे, 11 वाले ज़्यादा है। तो वो सब क्या सीरियल्स का प्रभाव है वो। तो इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, आप समझिए। प्रभुपाद से बिजी तो कौन रहेगा, प्रभुपाद से ज़्यादा कौन बिजी रहेगा। प्रभुपाद भी 9:30 10 बजे सो जाते थे। तो हमको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, हमारे पूरे लाइफ के शेड्यूल को थोड़ा सा रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो अभी ये सेमिनार के होने के बाद मैं आदतों के ऊपर एक सेमिनार लेने वाला हूँ, पावर ऑफ हैबिट्स। हमारी आदतें हमको कैसे परेशान करती है। तो भक्तों में यही प्रॉब्लम है कि वो भक्ति में तो आ गए
अच्छी आदतें तो आ रही है धीरे धीरे, लेकिन बुरी आदत अभी छूटी नहीं है। उसकी वजह से क्या कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं? और उसकी वजह से क्या है, वो आप ब्रेक भी लगाए हो, एक्सेलरेटर भी लगा रहे हो, तो गाड़ी जाएगी क्या? और कई बार तो क्या है कि ब्रेक नहीं लगाया, एक्सेलरेटर लगाया, लेकिन गियर में नहीं डाला है, तो भी प्रॉब्लम है, तो आवाज ही करेगी गाड़ी। प्रभु जी हरे कृष्ण बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। तो फायदा कब मिलेगा? जब आप उसको प्रॉपर गियर में चलाएंगे ना गाड़ी को, तब उसका फायदा मिलेगा। तो इसीलिए अभी कितने लोग ऐसा प्रयास करने वाले कि जब सो रहे उससे आधा घंटा पहला सोना है? कितने लोग प्रयास करने वाले हैं? जो अभी सो रहे उससे आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, 2 घंटा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आधा घंटा प्रयास करो। तो आधा घंटा जल्दी सो जाओगे ना, तो 1 घंटे का ज़्यादा रेस्ट मिलेगा। समझे आप? कितना रेस्ट मिलेगा? तो 1 घंटे का रेस्ट, बहुत अच्छा रेस्ट मिल जाएगा, बॉडी का सारा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि म्यूजिक, कुकिंग, सिंगिंग, रीडिंग बुक्स। नीचे लिखा है अवॉइड एक्सेसिव टीवी वॉचिंग, यूजिंग व्हाट्सएप, ये सब चीजें रेगुलेटेड फैशन में करना चाहिए। ऐसे बताया जाएगा कि दोज हु इग्नोर हेल्थ नाउ इन यूथ दे स्पेंड ऑल टाइम अर्निंग मनी, इन ओल्ड एज दे स्पेंड ऑल दैट मनी फॉर डॉक्टर। वो हमारे पास आते हैं फिर पैसे देने के लिए। तो सबसे अच्छा क्या है कि आप जब यंग है तब अपना समय अच्छी हेल्थ में भी इन्वेस्ट कीजिए, आपका समय। तो अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ सकते हैं आप, म्यूज़िक सुन सकते हैं, लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं जिससे आपको रिलैक्स है। टीवी में क्या होता है, जो पात्र रहते हैं ना, उनका स्ट्रेस आपको देते हैं वो। ऐसे कुछ लोगों को देखा है, वो अंदर रो रही है, यहाँ पे बाहर भी रो रहे हैं सब लोग। अंदर गुस्सा चल रहा है तो यहाँ पे भी गुस्सा चल रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? वो बोलते हैं हाँ, वो अंदर वो नाटक ही है, वो ड्रामा ही है ना, वो एक प्रकार का, लेकिन वो ड्रामा बाहर अफेक्ट करता है ना। तो इफ़ यू डोंट वांट टू गेट अफेक्टेड, तो ये सब चीज़ों से आपको दूर। इन शॉर्ट मीडिया से ये जो अभी पहले क्या था, टीवी था, इडियट बॉक्स था, अभी ये इडियट बॉक्स है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। टीवी में तो अच्छा था कि कुछ चीज़ें ही आती थी और कुछ समय पे जो चीज़ें आती थी वही आप देख पाते। तो इसमें तो क्या है, यू कैन चूज, यू कैन राइट, आपको जब जो चाहिए वो सब देख सकते हैं। तो बड़ा प्रॉब्लम है। फिर आपको क्या करना चाहिए, रिफ्रेन फ्रॉम द स्ट्रेसर्स। तो जैसे कलयुग 4 जगह पे सबसे ज़्यादा रहता है। कहाँ पे? जहाँ पे नॉनवेज, मांस, मच्छी, अंडे खाए जाते हैं। दूसरा है जहाँ पे नशा किया जाता है, अल्कोहल, ड्रग्स, तंबाकू, ये सब चीज़ें। जहाँ पे गैम्बलिंग होता है, जुआ, जैसे हॉर्स रेस है, कसिनो है, लॉटरीज हैं, अलग अलग प्रकार से। इवन शेयर मार्केट में भी जो इंट्राडे वो सब ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपके मन की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। जो लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने शेयर्स इन्वेस्ट किए वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इंट्राडे करते हैं ना आजकल लोग, ज़्यादातर वही करते हैं। और इलिसिट सेक्स, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वल्गर टॉक्स। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, अगर आप उनसे दूर हो जाएंगे तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। तो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं जो दीक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है? तो सबसे पहला है मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए और अनैतिक संबंध नहीं रखना चाहिए। ये 4 चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो कलयुग को ये 4 चीज़ें मिल गई रहने के लिए, तो भी वो प्रसन्न नहीं था। तो परीक्षित महाराज को बोलता है कि नहीं और एक चीज़ दे दो। तो कौन सी चीज़ देते हैं? कौन सा वाला सोना? जो भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है। तो जो भी लक्ष्मी है वो भगवान की सेविका है, दासी है, तो वो लक्ष्मी को हम अपनी सेवा में लगाने का प्रयास करेंगे तो चंचल है ना, वो चली जाएगी। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो स्थिर लक्ष्मी हो जाएगी। ठीक है। इमोशनल नीड्स, सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नेचर्स, डोंट आर्ग्यू। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, वो बीच में जो बंदा बैठा है वो आराम से बैठा हुआ है, बाकी के लोग झगड़ रहे हैं अंदर, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। ऐसा स्थिति घर में भी देख सकते हैं, वर्क प्लेस पे भी देखते हैं ना, आजकल ज़्यादा मिलता है। पहले ऐसा था कि लोग एक कंपनी ज्वाइन करते थे, 35-40 साल एक कंपनी में काम करते थे, रिटायर होते थे, राइट? आज से 20-30 साल पहले ऐसे देखते थे ना। लोग ऐसा नहीं देखते कि इंक्रीमेंट मिलता है कि नहीं, मेरा बॉस कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो जैसा है उसको स्वीकार कर लेते थे और वो एक जीवन चलाने का जरिया समझ के जॉब करते थे। आजकल हर 2-3 साल में लोग जॉब बदलते रहते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं ना। कुछ लोग तो 6 महीने 12 महीने में चेंज कर लेते हैं। तो जब सीवी देखते तो बोलते अरे इतने सारे जॉब्स
2 साल में 5 जॉब कर लिया आपने, तो उनको हम जॉब पे रखते नहीं, क्योंकि पता है कि ये 4-6 महीने में चला जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नेचर्स, वी शुड नॉट आर्ग्यू, एक्सेप्ट वो ऐसा ही है। घर में तो बच्चे रहेंगे तो दोनों समान रहते हैं क्या? तो ऑफिस में तो कितने लोग रहते हैं? 50, 100, 200, 500 लोग रहते हैं। फिर बौद्धिक स्तर पे देखेंगे तो वी हैव टू रीड स्पिरिचुअल बुक्स, आध्यात्मिक पुस्तकों का पठन पाठन अध्ययन करना चाहिए। चर्चिल बताते हैं कि द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज टू टीच विजडम नॉट ट्रेड। बिजनेस तो सब सीख जाएंगे, पेट दिया हुआ है भगवान ने, तो बिजनेस सीख जाएंगे। कैरेक्टर नॉट टेक्निकलिटीज, चारित्र्य घरतर होना चाहिए, नहीं कि पैसे या तकनीकी विकास। तो इसलिए बहुत अच्छा प्रिंसिपल बताया हुआ है, गीगो प्रिंसिपल, ये आप लिख लीजिए, गीगो प्रिंसिपल। गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गीगो, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। पॉजिटिविटी इन पॉजिटिविटी आउट, नेगेटिविटी इन नेगेटिविटी आउट। अगर आपको लग रहा है कि आपके व्यवहार में कुछ प्रॉब्लम है, उसका मतलब क्या है कि आपका जो खुराक आप ले रहे हो, मानसिक खुराक, बौद्धिक खुराक, वो सारी खुराक में कुछ प्रॉब्लम है। तो उसको क्या करना है? आपको चेंज करना है। बहुत सिंपल है कि नहीं? इंटेक चेंज कर देना है। आपको लग रहा है कि कुछ, वो वैद्य रहते हैं तो बताते हैं ना कि आपका ये खाना चेंज कर दो, तो आपको ये 3 प्रकार के विकार रहते हैं, तो उसमें से ये विकार है तो आप खाना ये चेंज कर दो, तो खाना चेंज किया तो फिर वो विकार चला जाता है। तो वैसे ही ये जो गीगो प्रिंसिपल है वैसे ही है, जैसे आप अंदर डालते हैं वैसा ही बाहर आता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि 11 टिप्स टू मैनेजिंग द माइंड। तो यहाँ पे बताते हैं कि सबसे पहला अपने आप को व्यस्त रखिए। खाली जो मन है वो शैतान का घर हो जाता है, तो आपको क्या करना है? उसको कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट देना है। मन को आप व्यस्त रखें, कुछ अच्छे अच्छे कार्य देते रहें उसको। वो जीनी जैसा है, जीनी को क्या है? कुछ काम चाहिए। तो एक व्यक्ति के पास जीनी आ गया, तो बोले मुझे कुछ काम दे दो, तो उसने बहुत काम दे दो, सब फटाफट कर लेता था। तो उसने बोला कि ये स्टेयरकेस है ना, ऊपर चढ़ो उतरो, ऊपर चढ़ो उतरो, तो वो तो एक काम चालू ही रहेगा। मतलब तो मन को कुछ काम देना चाहिए, और कुछ काम नहीं है तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम तो है ही अपने पास, तो वो लेना चाहिए। दूसरा है ब्रेक हेल्प। जब आप थक जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ब्रेक लेना चाहिए। नेचर की तरफ जाना चाहिए, म्यूजिक की तरफ जाना चाहिए। नेचुरल स्ट्रेस बस्टर है। हमारे गुस्सों को नियंत्रित करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। घर में भी घर में ज़्यादातर कम्युनिकेट नहीं करते हैं लोग, ऐसे समझते हैं कि अभी मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। वो एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। तो एक हस्बैंड वाइफ थे, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, तो उनको 25-30 साल हो गए मैरिज को, और बहुत हायर पोस्ट पे थे। तो संडे को भी घर पे काम करते। तो जो प्यून थे वो घर को फाइल्स देने के लिए आए थे, तो वो बोले कि आप चाय पी के जाओ। तो वो सर के घर पे चाय पीने को मिल रही तो अच्छा ही लगेगा, तो रुक गए। तो फिर वो मैडम चाय बना के लाया, तो चाय दिया उनको, चाय पिया, तुरंत चिल्लाए, सर वो चाय मत पीना आप, तो उसमें शक्कर नहीं है। तो वो फिर साहब ने कुछ बोला नहीं, फिर वो चला गया। तो फिर उनके वाइफ बोले, वो कैसे ऐसे बोल रहे, क्यों बोल रहे ऐसे? तो बोले कि जब मैरिज के पहले दिन आप जब चाय बना के लाए तो आपने पूछा था कि कैसी चाय है, तो मैंने बोले आपको बुरा लगेगा इसलिए मैंने बोला अच्छी चाय है, बढ़िया चाय है। तो फिर वो आप हर रोज वैसे ही चाय बनाते थे, भाई मुझे तो मीठी चाय चाहिए, और आपने वो क्या है कि कम शक्कर वाली चाय बना दी। तो अभी आपको पहले दिन ही बुरा ना लगे इसलिए मैंने वो आपको नहीं बोला। तो इसलिए फिर अभी 30 साल हो गए हैं तो वैसे ही पी रहा हूँ मैं, फिर मैं ऑफिस जाता हूँ तो दूसरी चाय पी लेता हूँ मैं। तो उनके वाइफ और गुस्सा हो गए, बोले आपके ऑफिस जाने के बाद मैं फिर से और एक चाय बना के पीती हूँ, क्योंकि मुझे भी मीठी वाली चाहिए। समझिए आप, तो दिस इज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो वैसे प्रॉब्लम आपके लाइफ में तो नहीं है ना। एक बार क्या होता है कि हमको लगता है कि हम हमारे लाइफ पार्टनर्स को, घर के लोगों को अच्छे से जानते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास
करना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। डू नॉट पर्सनलाइज इश्यूज। अभी आपको बॉस आपको कुछ बोल रहा है तो वो आपको नहीं बोल रहा है, उसको सिस्टम में आप सेट नहीं हो रहे तो इसलिए आपको बोल रहा है। उसको ऐसा नहीं कि पर्सनली आपको आपसे ही प्रॉब्लम है, तो हमें पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए। पीपल हैव डिफरेंट नेचर्स, रिस्पेक्ट दैट, डोंट बी जजमेंटल अबाउट पीपल। ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी बताते हैं, उनका एक इंटरव्यू हुआ था, अक्षय कुमार ने लिया था, तो मोदी जी ने बताया कि मैं किसी के लिए ओपिनियन नहीं बनाता हूँ, जब वो मैं मिलता हूँ उसके बाद, मिलने के बाद ही मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति कैसा है। किसी ने बता दिया कि ये अच्छा है, किसी ने बता दिया बुरा है, उसे हमें नहीं बनाना चाहिए। केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन ऐसा ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। स्टार्ट ईच डे ऑफ फ्रेश। नया दिन, नई शुरुआत करो आप। सी सनी साइड ऑफ द थिंग्स। हर एक चीज़ में कुछ अच्छा होता है ना। जैसे कोरोना चल रहा था तो मेरे भाई को मैंने बोला अभी काम करने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि हर रोज कोई ना कोई डेथ हो रहा है। तो मेरे भाई ने बोला कि आपके पास जॉब तो है, लोगों के पास जॉब भी नहीं है। सो ट्राई टू सी द सनी साइड ऑफ द थिंग्स। सीक सोशल सपोर्ट। अभी क्या काफ़ी लोग सुसाइड कर रहे हैं, आप देखेंगे स्ट्रेस में आके। लेकिन अगर वो किसी को मिले तो उनकी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है कि जिसको हम सुलझा ना पाए। करोड़ों रुपए के गबन करके भी लोग आराम से जेल में जी रहे हैं, और किसी को क्या 10-15 लाख का कुछ दीवाला हो गया वो तो सुसाइड करने लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-5 साल उनको कुछ सजा हो जाएगी, लेकिन उसके बाद तो उसके फैमिली के साथ वो रहेंगे ना। अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा कि अभी जो संजय दत्त हैं, तो वो कुछ केस में उनको जेल में जाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने उनकी सजा पूरी की और उसके बाद वो अपनी फिर से फिल्म इंडस्ट्री में आ गए और फिर से सक्सेसफुल हुए। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो सबको आते ही है। अमिताभ बच्चन है, उन्होंने एक कंपनी चालू की थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, ABCL करके कंपनी थी, तो वो फिर से काम ज़्यादा करके उसका जो सब डेप्थ था वो सब उन्होंने क्लियर किया और वापस वो सुपरस्टार हो गए। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाले, यू जस्ट ट्राई टू सीक सोशल सपोर्ट। आपको सपोर्ट कोई ना कोई देने के लिए तैयार ही है। मेक फ्रेंडशिप विद गॉड, मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट। तो उसके ऊपर हम देखेंगे कि कैसे करना है। सो वेयर डू वी गेट अवर स्क्रिप्ट फ्रॉम। तो हमारा जो लाइफ है कहाँ से और कैसे बनता है, तो हम कैसी बुक्स पढ़ते हैं, कैसे मूवीज देखते हैं, कैसा म्यूजिक सुनते हैं, कैसे मित्र रखते हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना, जेवी संगत तेवी रंगत। जैसी संगत रहेगी वैसा रंग आएगा उसके ऊपर। तो अच्छा संग रहेगा तो अच्छा रंग आएगा। तो आध्यात्मिक जगत में भी क्या बोलते हैं, ABCD बोलते हैं। A फॉर एसोसिएशन, मतलब भक्तों का संग करना चाहिए। B फॉर बुक्स रीडिंग, मतलब आध्यात्मिक पुस्तकें, भगवद गीता, भागवतम, ऐसे पुस्तकें पढ़नी चाहिए। C फॉर चैंटिंग, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। और D फॉर डाइट, प्रसादम, भगवान को अर्पण करके, भोग अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जो सबसे लास्ट है वो है स्पिरिचुअल नीड्स। स्पिरिचुअल नीड्स का मतलब है आध्यात्मिक जरूरत है। तो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि एक मछली है, मछली को एक अच्छी सी चेयर दी गई है, वो समुद्र के किनारे पे। मछली को क्या दिया हुआ है, अच्छी पुस्तकें दी गई है, और उनको पैसे दिए हुए हैं, उनको व्यसन करने के लिए कुछ सिगरेट दिया हुआ है, खाना के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें दी हुई है। ये सब चीज़ दी हुई है, लेकिन क्या मछली प्रसन्न रहेगी? क्यों? क्योंकि उसको नेचुरल स्टेट क्या है, पानी में रहना है। तो जब आप आपकी नेचुरल स्थिति में रहेंगे तभी आप प्रसन्न रहेंगे। तो नेचुरल स्थिति क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हम क्या है, जीव क्या है, भगवान के सनातन दास है। जब हम भगवान की सेवा में वापस अपने आप को लगाएंगे तभी हम सुखी हो सकते हैं। जैसे जो पानी है वो हम जड़ में देते हैं तभी पूरे पेड़ को विकास होता है। खाना है हम जठर को देते हैं, वैसे ही हम जब भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान हर एक जीवात्मा के हृदय प्रदेश में परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो वो सब जीवात्माओं को फायदा मिलता है। तो जब हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो अन्य लोगों को भी प्रसन्न करेंगे और हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो कोई मशीन का कोई पार्ट है वो इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो मशीन के साथ जुड़ा हुआ है
जब पूरा मशीन कार्य करता है तब उसका वैल्यू बना रहता है। तो वैसे ही हम जब भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तभी हम हमारा कार्य अच्छे से कर पाएंगे। तो आज का जो सेमिनार था उसका हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। अभी आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं या फिर मैं प्रश्न पूछूंगा आपको। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, मतलब जब तक स्थिति हमारे नियंत्रण में है तब तो ठीक है, जब स्थिति नियंत्रण में नहीं होती, जैसे वर्क प्लेस पे कि करना ही है, तो ऐसे मैं आपको समझाऊं तो जैसे दो चीज़ें होती हैं। एक, आपका वर्क प्लेस है तो आपका कोई सुपीरियर बॉस है, तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये आपकी कैपेसिटीज़ है और आप इतना कर सकते हैं। बॉस है तो उतना तो बुद्धि रहेगा कि उतना तो सुनेगा आपसे, आप डिस्कस कर सकते हैं। या आप आपका लेवल नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। जैसे समझिए मैं आपको बताऊं कि जब आपसे 10 साल पहले आप काम करते रहेंगे तब आपका एक लेवल रहेगा, अभी आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा। तो आपको आपका लेवल बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको वो जगह पे सरवाइव करना है। तो कहाँ तो आप समझाइए उनको, अगर वो आपकी समस्या को समझते हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट स्तर तक जाना पड़ेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। जो हमने टॉक टीच फॉर्मूला बताया ना, वो सारी चीज़ों को एक एक करके इसके अंदर लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके आप कर पाएंगे। मतलब आपको अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट वर्जन बनाना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। अगर आपको वो जगह पे रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपको वो करना जरूरी है। किसी और का कोई प्रश्न है? माता जी लोगों का कोई प्रश्न है? टारगेट खत्म नहीं होता तो बहुत आ जाता है, तो टारगेट होता है तो मुझे अभी टारगेट को 6 डाउन करना है, और जब 6 डाउन मुझे कुछ डिस्टर्ब हो जाता है तो मुझे ज़्यादातर हमारा जीवन गुस्सा होता है। अभी जैसे प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जैसे 16 माला करना है उनको, लेकिन 16 माला कोई वजह से नहीं हो पा रहा है तो गुस्सा आ रहा है। तो हमें हमारा स्केड्यूल को देखना चाहिए कि हम स्केड्यूल को कैसे उसको रिवाइज करें कि हम 16 माला के लिए अच्छा समय निकाल पाए। अभी जैसे मैं ज़्यादातर मेरा मॉर्निंग में 16 माला हो जाता है, लेकिन अभी 3-4 दिन से मेरे बेटे की तबीयत अच्छी नहीं, उसको बुखार है, मेरी वाइफ को हाथ में थोड़ा सा कट गया है, तो अभी मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि घर का भी देखना है ना। आप ऐसे असहिष्णु भी नहीं हो सकते हैं कि भाई, इतने स्वार्थी भी नहीं हो सकते कि भाई बस मेरी आध्यात्मिक साधना ही मेन है, घर के लोगों से मुझे कुछ फर्क नहीं गिरता है, वैसा भी आप नहीं कर सकते। तो अभी मेरा राउंड, अभी मैं यहाँ पे आया तो कार्य में बैठा था तब मैंने खत्म किया। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है आपको, तो उसको ही बैलेंस बोलते हैं कि जब अनुकूल स्थिति है तब आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जब प्रतिकूल स्थिति है तो उसके अंदर भी आपको करना है। अभी ऐसा भी हो जाए कि समझो कि कोई ऐसी स्थिति आ गई कि मैं पूरा दिन बिजी हूँ, पेशेंट्स आ गए, बहुत ज़्यादा कुछ काम है और रात को भी हो गया, तो वो भी कभी कभी ऐसी स्थिति आ गई, तो गुस्सा करने से तो चैंटिंग अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके स्केड्यूल को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए कि जिससे आप उसके लिए अलग से एक समय निकाल पाओ, डेडिकेटेड टाइम। जैसे रहता है ना, आपका एक तैयार होने के लिए आधा पौना घंटे का टाइम रहता है, खाना खाने का एक टाइम रहता है, डेडिकेटेड टाइम रहता है कि नहीं आपका सबका पूरे दिन में। तो वैसे ही चैंटिंग का एक डेडिकेटेड टाइम फिक्स करके अलग रख दो आप उसको। और वो समय ऐसा है कि उस समय पे मोबाइल नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कुछ इमरजेंसी आ गया तो आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका अलग टाइम है, अलग जगह पे बैठ जाओ, या फिर और कोई भक्त जप करे तो साथ में बैठ के जाओ जप करो, तो प्रॉब्लम नहीं आता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, इसको आप दूर रख दो, साइलेंट करके दूसरे रूम में रख दो उसको। ऐसा कोई इतना इमरजेंसी, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा भी इतना इमरजेंसी नहीं रहता है, तो आपका तो नहीं रहेगा कि ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट होता है ना। तो उसको आप साइलेंट कर दो, इंटरनेट बंद कर दो उसका, और आप उसको दूर रख दो। और किसी को कोई प्रश्न है? 6 से 7 घंटे का नींद लेना चाहिए। जैसे कम उम्र है किसी की, जैसे यंग है, बच्चे हैं, तो उनको 8-9 घंटे तक का नींद लेना चाहिए। जैसे जिसका 30, 35, 40 उम्र है तो उनको 7 घंटे तक का नींद लेना चाहिए। और फिर जैसे जिसका एज ज़्यादा हो गया और जिसको काम नहीं है, 55-60 एज हो गया है, तो उनको 6 घंटे का भी नींद पर्याप्त हो जाता है। लेकिन नींद के घंटों से ज़्यादा जरूरी है कब नींद ले रहे हो। तो जब आप
जल्दी नींद लेते हो तो कम घंटों में आराम ज़्यादा मिल जाता है। तो अगर आप 10 बजे सो के 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हो तो आपको अच्छी क्वालिटी नींद पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। इंटरनल क्लीनिंग होने के लिए पूरा समय मिल जाता है। और किसी को कोई प्रश्न है? तो प्रश्न नहीं है तो मैं प्रश्न पूछता हूँ अभी। अभी आपको बताना है कि ये जो पूरा आपने लिखा है उसमें से जो एक चीज़ जो आप जीवन में डालने वाले हैं आज से या कल से, तो वो एक एक चीज़ आपको बतानी है मुझे। ठीक है, आपसे चालू कीजिए। आप बताएं कि आप पूरा जो सुना प्रोग्राम उसमें से एक चीज़ जो आप जीवन में लगाने वाले हैं। तो मैं यही करूँगा कि जो अभी मेरा एक प्रॉब्लम है, अभी आपको बताया मैंने, हाँ। तो उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। कैसे करेंगे आप? अभी मेरी 3 टाइप की जॉब है, फर्स्ट सेकंड नाइट। हाँ, तो आपको हर एक ड्यूटी के लिए जब कब करेंगे वो टाइम फिक्स कर देना है आपको कि भाई मॉर्निंग ड्यूटी रहेगी तो मैं इतने बजे उठ के करूँगा या आने के बाद करूँगा, इवनिंग रहेगी तब ये करूँगा और नाइट रहेगी, क्योंकि 3 फिक्स है आपका। तो आपको ऑन पेपर होना चाहिए, वट एवर इज रिटन इज डन। अभी मुझे नाइट शिफ्ट है मेरी, तो नाइट शिफ्ट मेरी 11:30 से 8 बजे तक है। तो अभी मैंने 2 दिन से एक वीक से ऐसा ही किया है कि मैं नाइट में मेरी 16 माह खत्म बनता हूँ। नहीं, समय है आपके पास तो अलग बात है, लेकिन समय नहीं है तो आपको उसके लिए डेडिकेटेड एक समय फिक्स करना है। ठीक है, वेरी गुड। आप बताइए प्रभु, आपको क्या नया जीवन में डालेंगे? मैं इससे सात्विक और होलसेम और न्यूट्रिशन डाइट लेना पसंद करूंगा। तो अभी जो फूड है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसा आहार वैसे विचार आते हैं। तो मेरा खुद का अनुभव है कि जब आप उपवास करते हैं, जब आप रेगुलेटेड डाइट लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी साधना में प्रगति मिलती है। वंडरफुल। आप बताएं प्रभु जी। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो व्यक्ति, ये सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन है इनका, जल्दी सोना, क्योंकि उससे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। दैट इज द रूट कॉज। क्योंकि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते इसलिए सारे प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। आपका दिन जितना जल्दी चालू होता है ना उतना आपका दिन अच्छा रहता है। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस और आपका भी अनुभव रहेगा। आप बताइए, आप प्रभु जी क्या करेंगे अभी, नया क्या डालेंगे जीवन में? मल्टीटास्किंग के पीछे भागने से अच्छा है एक जो प्रॉपर स्किल हो उसको ही। यस, कुछ क्या बोलते हैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ऐसा नहीं करना है हमें। तो हमें क्या करना है, कुछ चीज़ अच्छी पकड़ के उसको अच्छे से करो। तो उसमें फ़ायदा क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में उसमें आपकी एक्सपर्टाइज आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। आप बताइए। मैंने कहा जी 8 पॉइंट है, उसको करवाने इसको हिसाब से हमको टाइम टेबल बनाने का और डाइट और एक्सरसाइज और तो पूरा बैलेंस करेंगे आप, स्ट्रेटेजी बना के आप बैलेंस करेंगे। वेरी गुड। आप क्या करेंगे? हाँ, आधा घंटा जल्दी सोएंगे। वेरी गुड। आप बताइए। टाइम से सोना और प्लस डेली का जो रूटीन है वो थोड़ा ऑर्गेनाइज करना। रूटीन ऑर्गेनाइज करना है, प्लस जैसे आपने बताया कि आपको वर्क प्लेस पे जो इश्यूज आते हैं तो हम ज़्यादातर 8 से 10 घंटे वर्क प्लेस पे डाल देते हैं। तो वर्क प्लेस में अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो वो स्ट्रेस घर पे आके भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो वो रिफ्लेक्ट ना हो उसके लिए क्या करना है कि वर्क प्लेस का क्वालिटी वर्क इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा आपको स्किल इम्प्रूव करना है आपका, जो आप काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट, आपका बॉस आपको कब बोल सकता है कि जब आप उसके एक्सपेक्टेशन के थोड़ा नीचे है। जब आप उनके एक्सपेक्टेशन से एक लेवल ऊपर चले जाएंगे ना और बाकी के एम्प्लॉइज से ऊपर चले जाएंगे तो आपको नहीं बोल पाएंगे। तो आपको अगर कंफर्टेबली काम करना है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। ठीक है, आप बताइए, आप क्या करेंगे अभी? आपने बताया कि डेली 5-6 किलोमीटर की वॉकिंग होने चाहिए। वेरी गुड, मैं कल से वॉकिंग स्टार्ट करूंगा। वेरी गुड, वंडरफुल। अपने जो काम है वॉकिंग करके करने की कोशिश करूंगा। नहीं, तो अच्छा है ना। तो जो भी आप फिटनेस है उसको इम्प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि लंबी एज तक आप अच्छे से काम कर पाएंगे। माता जी, आप बताइए पीछे। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, जल्दी सो जाएंगे, जल्दी उठेंगे। आप माता जी, आप क्या करेंगे? हाँ, तो बहुत अच्छा है, सोने का अलार्म लगाएंगे ना, वो कमिटमेंट है। तो मेरा कैसा है कि मुझे कुछ विचार आया ना, मैं तुरंत उसको करता हूँ। जब आप जाग जाओ तो जाग जाओ, फिर उसका मतलब क्या है कि देन देयर इज नो थॉट। करना है मतलब करना है।
ठीक है, आप क्या करेंगे माता जी? मैं अपना टाइम थोड़ा ज़्यादा आध्यात्मिकता में थोड़ा टाइम ज़्यादा। तो अभी आध्यात्मिक चीज़ों के लिए ज़्यादा समय देंगे, तो कैसे देंगे आप? पुस्तक पढ़ेंगे, जप करेंगे, क्या करेंगे? आज जब भी पुस्तक कितना जप करेंगे आप? अभी कितना जप करते हैं आप? करके 10-15 मिनट हाँ, तो अभी एक आधा घंटा कीजिए आप, तो ध्यान भी हो जाएगा, जप भी हो जाएगा, और आधा घंटा पढ़ाई कीजिए, तो 1 घंटा दे दीजिए आप आध्यात्मिक जीवन के लिए, ज़्यादा देते हैं। ठीक है? तो मिनिमम देना है आपको, उससे ज़्यादा किया तो बहुत अच्छा है। आप बताइए, आप क्या करेंगे? जल्दी सोना और हर रोज कुछ नया सीखना। तो सोना जल्दी, उठना जल्दी, और हर रोज कुछ नया सीखना है। देयर इज नो एज लिमिट। ऐसा नहीं है कि जो यंग है वही नया सीख सकते हैं। भगवान ने जो जन्म दिया है तो हम हर रोज कुछ नया सीख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, आप क्या करेंगे? हरे कृष्णा। माता जी आप बताएं, आप क्या करेंगे? जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, जितना बने इतना सुबह ही 16 माला करना है। सुबह में करना है, वंडरफुल, हरे कृष्णा। आप बताइए माता जी। समय पे डाइट लेना। समय पे डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इरेगुलर समय पे लेते हैं तो आपका हेल्थ विपरीत असर होता है उससे। आप बताइए माता जी, आप क्या करेंगे? जल्दी सोना और सुबह में जो टाइम पे काम नहीं होता है वो टाइम तक शेड्यूल बनाने का। शेड्यूल बनाने का तो उससे हो जाएगा। जैसे कंपनी में काम करते हैं तो कैसे हो जाता है? प्रायोरिटी में होता है ना। अभी पहले जब ये टीवी मोबाइल कुछ नहीं था ना, तो सब टाइम पे होता था। अभी इंटरप्शन आया तो फोन आ जाता, किसी का आ जाता है ना, फोन आ जाता है ना, दीदी का फोन आ गया, बहन का फोन आ गया, इसका फोन आ गया, उसका फोन आ गया। तो आपको क्या है कि फोन पे कम बात करके रखने की भी कला, आर्ट सीखनी चाहिए। अभी लेडीज को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो भी सीखनी चाहिए। आप क्या करेंगे प्रभु जी? जल्दी उठने का। सुबह जल्दी उठने का, वेरी गुड। पद्मनयन प्रभु क्या करेंगे? पॉजिटिविटी इन पॉजिटिविटी आउट, उसके ऊपर मैं थोड़ा। हाँ, तो वो गीगो प्रिंसिपल है, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, पॉजिटिविटी इन पॉजिटिविटी आउट, और नेगेटिविटी इन नेगेटिविटी आउट। तो आप क्या अंदर डालते हो वही बाहर आता है, तो उसके ऊपर हमें वर्क करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।